हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम सेकंड वीडियो लेके आ गए गैस्ट्रिक सिक्रीशन के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। आज इसका कहीं ना कहीं हम फंक्शन देखेंगे, कैसे इसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, जो आपका पैराइटल सेल, चीफ सेल्स जो बना बना के निकाल रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो जूस निकल रहा है ना गैस्ट्रिक जूस, उसको रेगुलेट कैसे किया जा रहा है। तो आज हम सिक्रीशन और रेगुलेशन पे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, वैसे भी लंबी वीडियो थोड़ी हो जाएगी। चलो आ जाओ। तो पहले हम देखते हैं क्या, सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन। तो हम लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं पेप्सिनोजन कौन निकालता है, आपका चीफ सेल निकालता है ना, चीफ सेल निकालता है। आ जाओ। तो पेप्सिनोजन है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो सिंथेसाइज कहाँ होता है, आपका आरईआर ऑफ चीफ सेल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा करो, ठीक है, पढ़ाई को। ये आपके इनएक्टिव रहते हैं और पैक्ड इनटू जाइमोजन। तो गोल्गी एपरेटस का क्या काम था, हमने जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ा, किसी को पैक करना। तो आरईआर ने बनाया पेप्सिनोजन, पैक किसने किया, गोल्गी एपरेटस में, किसमें, जाइमोजन के अंदर। तो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स बन गए, ठीक है। और जब ये पेप्सिनोजन बाहर निकला तो एचसीएल ने उसे एक्टिवेट कर दिया पेप्सिन में। अभी पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा और उसे डाइजेस्ट करेगा। दैट्स इट, इतना ही था, बहुत आसान सा है। हाँ, एचसीएल वाला हमारा सिंथेसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन, अलग से शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। चलो, सिक्रीशन ऑफ एचसीएल। तो एचसीएल कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा यार, तो बहुत है ना, कैसे ये H पॉजिटिव आयन क्लोराइड कैसे क्या हो रहा है। तो पहली बात, जितनी भी कहानी चलेगी वो कहाँ चलेगी, पैराइटल सेल्स के अंदर चलेगी, पैराइटल सेल्स के अंदर चलेगी, ठीक है जी। चलो आ जाओ। तो अगर मैं एक डायग्राम दिखाऊं आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक पैराइटल सेल दिख रहा है, और जो आपको इस तरफ दिख रहा है ये ल्यूमन है। ल्यूमन मतलब कि इस तरफ आपका स्टमक है, यहाँ पे खाना वाना पड़ा रहेगा, मतलब मान लो स्टमक साइड वाला है, ठीक है। और ये क्या है, आपका ब्लड है, इधर क्या है, आपका ब्लड वेसल है, ये आपका ब्लड है, ठीक है। अब ये क्या है, आपका सेल है, पैराइटल सेल है, ठीक है जी। चलो, तो पहला स्टेप समझना ध्यान से कि जो आपका अंदर जहाँ पे CO2 और पानी होगा, CO2 वगैरह कहाँ से आया है, ब्लड से आया है, ठीक है, यहाँ से आया है, ब्लड से CO2 आया है, ठीक है। CO2 और पानी कन्वर्ट इनटू आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज में आपका H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। H2CO3 बड़ा अनस्टेबल है तो वो डिसोसिएट हो जाएगा HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। चलो यहाँ पे देखो, तो क्या बोला मैंने आपसे, CO2 पानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये वाला एंजाइम तो यार आप लोगों को पता ही होगा, बिल्कुल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। H2CO3 और अनस्टेबल है तो H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव, ठीक है जी। अब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आ गया, हाँ आ गया। अब H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, हम पंप करेंगे। देखो यहाँ पे एक वो लगा है, पंप है ना, पंप लगा है। तो हम एनर्जी खर्च करके, ATP खर्च करके हाइड्रोजन आयन को इस तरफ फेंकेंगे, ल्यूमन में, है ना, स्टमक की साइड फेंकेंगे, और यहाँ से हम पॉजिटिव आयन लेते हैं। यहाँ इमेज में नहीं है बट कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ना। पॉजिटिव यहाँ आया, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन यहाँ से आया, ठीक है, ये रहा, क्या, पोटेशियम का आयन आया है ना, पोटेशियम आया। तो ये आपका क्या है, H पॉजिटिव पोटेशियम का ATPase एक्सचेंजर है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है। आपने नाम सुना होगा प्रोटोन पंप इनिबिटर का, लाइक पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, है ना। PPI सुना होगा ना, खाली पेट आधे घंटे पहले खाते हैं, ठीक है। तो कौन खाते हैं, जैसे कि एसिड वैसिड ना बने, गैस उस तरीके से ना, तो एसिड ना बने, तो ये वाला पंप को इनिबिट करता है। कोई भी PPI इस वाले पंप को इनिबिट करते हैं, ठीक है। PPI खाई, ब्लड में गई PPI, और फिर आपका इनिबिट करा PPI ने, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना। आओ, यहाँ मैंने क्या बोला आपसे, तो ये आपका ये हो गया। तो H पॉजिटिव आयन आपके वहाँ पर आ गए। अब H पॉजिटिव आयन वहाँ पर आ गए हैं, एक्चुअली घर से फ़ोन आ गया था, ठीक है। चलो, कहाँ पे थे हम लोग, तो H पॉजिटिव आयन ल्यूमन में पहुँच चुका है। अब आते हैं क्लोराइड सिक्रीशन। तो क्लोराइड कहाँ से एंटर करेगा, आपका एंटर करेगा ब्लड से। तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे है ना, ये आपका यहाँ एंटर करा। जब आपने नेगेटिव यहाँ से लिया है तो आपने जो यहाँ पे HCO3 नेगेटिव बना था, इसको आपने ब्लड में दे दिया, इसका आपने ब्लड में दे दिया, और एक क्लोरीन यहाँ पर कहाँ चला गया, यहाँ पर पंप, यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोरीन यहाँ चला गया, ठीक है। Cl नेगेटिव यहाँ पंप कर दिया, तो यहाँ पे H पॉजिटिव भी आ गया, Cl नेगेटिव भी आ गया। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। समझ में हमको आ रहा है क्या, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी हमेशा बनता रहेगा। जब आप खाना खाओगे, खाने के बारे में सोचोगे, या फिर खाने आपने देखा, आपने अभी खाना खाने जा रहे हो, तब ये एसिड वाले, ये वाला स्टेप्स होते हैं, ये वाले स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर आप एक स्टेप नोटिस करो यहाँ पे, एल्कलाइन टाइड, कि जब भी आपका एसिड बनेगा ना, तो आपको जो एल्कलाइन है, HCO3 नेगेटिव है, ये आपका ब्लड में ऐड हो रहा है। देखो, इसे रफ करो, सबको रुको,
कि देखो कि मान लो आपने खाना खाया, खाना खाने का सोचा तो पेट में एसिड बना। एसिड बनने के प्रोसेस में यहाँ तो एसिड बन रहा है, लेकिन उसका इक्वली यहाँ पे क्या हो रहा है, SCO3 नेगेटिव एल्कलाइन आपका कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बताओ, कहाँ जा रहा है आपका, आपका ब्लड में जा रहा है। तो इसे बोलते हैं एल्कलाइन टाइड, एल्कलाइन की पूरी बाढ़ आ गई, ठीक है उसमें। तो यहाँ पे क्या है, कॉज पोस्ट मील एल्कलाइन टाइड, खाने के बाद आपके एल्कलाइन टाइड आ जाती है, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है एल्कलाइन टाइड, पोस्ट मील एल्कलाइन टाइड, ठीक है, समझ में हमको आ गया, बहुत आसान सा है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं गैस्ट्रिक जूस का रेगुलेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम समझते हैं सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज, ये सब कुछ है क्या। चलो मेरी बात समझो, ये आपकी ईसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, ये आपका क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन है। आ जाओ, तो यहाँ पे मैंने बोला सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज का मतलब ये होता है कि खाना अभी यहाँ पे स्टमक में नहीं पहुँचा है, या तो आपने मुंह में रखा है, या तो उसका ख्याल आया है, या तो आपने उसको देखा है, या तो उसके बारे में सुना है, कुछ ऐसा हुआ है जो आपने अभी तक पेट में खाना नहीं पहुँचा है, ठीक है। जब इनमें से कुछ भी काम होता है कि जहाँ पे आपने या फिर टंग में रखा है, खाना मुंह में रखा है, या सोचा है सब कुछ, ठीक है, उस टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म होता है और यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है, कितना परसेंट निकलता है आपका, 30% के आसपास निकलता है आपका, ठीक है जी। तो इस फेज को बोलते हैं सिफेलिक फेज। अब नाम में देखो क्या लिख रहा है, सिफेल। सिफेल मतलब कहीं ना कहीं, सिफेलिक मतलब कहीं ना कहीं क्या नाम है, ब्रेन के आसपास की, ब्रेन सिफेलिक है ना। तो आपको ब्रेन की मतलब ये वाला जो रेगुलेशन होगा इस टाइम पे, जो भी आपका गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है वो किसी कंट्रोल में निकल रहा है, नर्वस है ना, नर्वस मैकेनिज्म है इसके पीछे, ठीक है। अब आता है गैस्ट्रिक फेज, अभी पढ़ेंगे डिटेल में बहुत आराम आराम से। गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, जब खाना आपका कहाँ आ चुका है, पेट में आ चुका है, अब खाना पेट में है, एक्चुअल खाना पेट में आ गया है, तो इस टाइम पे आपका जो जूस निकलेगा, उस जूस किस फेज में निकल रहा है आपका, गैस्ट्रिक फेज में, तो 60% के आसपास होता है, 60% के आसपास होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नर्वस मैकेनिज्म भी काम करेगा, हार्मोन मैकेनिज्म भी काम करेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। चलो अब आता है इंटेस्टाइनल फेज। तो इंटेस्टाइनल फेज क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, खाना क्या हो रहा है, यहाँ पे था, अब खाना इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो मोटा मोटा काम होगा इंटेस्टाइन फेज का कि अब मुझे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोकना है। भाई देखो सिंपल सी बात है यार, कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन जब तक काम में था, जब तक खाना या तो स्टमक में आने वाला था या फिर था, है ना। तो इंटेस्टाइनल फेज मतलब खाना आपको यहाँ पर आ चुका है, खाना यहाँ पे आ चुका है, तो इसके जो मेजरली जितने भी आपके हार्मोन्स वगैरह निकलेंगे वो सब इसको रोकेंगे ही, गैस्ट्रिक जूस को रोकेंगे ही निकलने से। बट स्टार्टिंग में 10% आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है, स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग वाले पार्ट में, ठीक है जी। तो ये आपका मेनली हार्मोनल है, हार्मोनल मैकेनिज्म है। तो मैंने बता दिया आपका मोटा मोटा, अब मैं आपको ये करके पढ़ाता हूँ। तो सिफेलिक फेज वापस से आओ। सिफेलिक फेज क्या है आपका, गैस्ट्रिक सिक्रीशन निकल रहा है, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन बिफोर फूड एंटर इनटू स्टमक, यानी कि स्टिमुलस क्या क्या होंगे, या तो आपने खाने को देखा, या तो उसे टेस्ट किया, या तो उसको स्मेल किया, या तो उसके बारे में सोचा, ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, भूख लग रही, इसे बोलते हैं एपिटाइट, है ना, जूस। आपको भूख लग रही है, आपने सोचा, फिर एकदम जूस निकल गया, तो इसलिए एपिटाइट जूस, ओके। कितना होता है, करीब कोई 30% ऑफ टोटल गैस्ट्रिक जूस, विच इज रिच इन एंजाइम्स लाइक पेप्सी, जो HCl, है ना। चलो, तो ये मैकेनिज्म आपका टोटली किसके ऊपर मैकेनिज्म है, आपका नर्वस मैकेनिज्म है, टोटली नर्वस मैकेनिज्म है ना। आ जाओ, वेगस नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आएगा इसका। चलो आ जाओ, पहले स्टार्ट करने से पहले, जो ये मैकेनिज्म से आपका जूस निकलेगा वो रिफ्लेक्स है, वो 2 टाइप का होता है, अनकंडीशन, कंडीशन। इफ अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है क्या, सलाइवरी वाला, तो आपने नाम सुना होगा ये। अनकंडीशन मतलब कि ये इनबॉर्न प्रेजेंट होगा, मतलब एक बच्चे ने अपने मुंह में खाना रखा, जब खाना रखा तो ये मैकेनिज्म काम करने लगेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि उस बच्चे ने पहली बार खाना रखा है, या 10वीं बार रखा है, या 100वीं बार रखा है, डजंट मैटर, ये इनबॉर्न है। बट कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है, जैसे स्मेल, देखना और सोचना, ये सब ना, देखो आप ऑब्वियसली बात है, क्या नाम है, एक बच्चा सोचेगा कैसे जब तो उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा पहले कभी, है ना। तो ये सब क्या कंडीशन रिफ्लेक्स है, ये सब कंडीशन रिफ्लेक्स है, ठीक है जी। चलो समझ में हमको आता है, हमने स्लाइड में बहुत अच्छे से बात करी है। देखो जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं सोच के पढ़ाता हूँ कि आप मेरी हर एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, हर एक वीडियो को एक के बाद एक देख रहे हो। मैं तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ। हाँ, आप बीच में जंप कर रहे हो टॉपिक, वो आपकी अपनी इच्छा, ठीक है। बट अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे हो तो ज़्यादा मज़ा आता है मेरे हिसाब से। तो अब ये करके देखते हैं पहले अनकंडीशन रिफ्लेक्स, यानी कि इसमें आपका फूड कहाँ रखा है, आपका टंग पे माउथ पे रखा है ना, जीभ पे रखा है, तो वहाँ पे टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल समझेंगे, देखो सुनो, जीभ में आपने खाना रखा, मुंह में खाना रखा, तो वहाँ पे टेस्ट रिसेप्टर है।
तो वहाँ से जो है आपकी कुछ आपकी फेशियल नर्व और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, उन्होंने उसे क्या करा, सेंसरी लेके आपके कहाँ चले गए, हाइपोथैलेमस पे चले गए, एपिटाइट सेंटर पे चले गए। वहाँ से कहाँ गए, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ये बहुत नाम आएगा, समझ लो कि मेडुला में एक सेंटर है ना, मेडुला में है, ठीक है जी। फिर वहाँ से निकलती है वेगस नर्व, ये वेगस नर्व जा रही है ईफरेंट, ये क्या थी बताओ, एफरेंट, ये क्या है बताओ, ईफरेंट, समझते हो ना यार। स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस से एफरेंट नर्व लेके जाती है, फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, फिर ईफरेंट लेके आती है ना, हाँ ना समझ में आता, ठीक है, बेसिक एकदम बेसिक, चलो ठीक है। तो डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ओके। तो वेगस नर्व यहाँ से आई और वेगस नर्व स्टमक की वॉल पे आपका एसिटाइलकोलिन या फिर गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन निकला और आपका क्या हुआ, ये आपका पैराइटल सेल्स या आपका चीफ सेल्स पे गया और यहाँ पे चीफ सेल से निकालेगा पेप्सिनोजन, पैराइटल सेल से बोलेगा आप एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर निकालो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके का मैकेनिज्म है, बिल्कुल इस तरीके से लिखोगे, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब आते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स पे, इसमें आप सोचोगे है ना, देखोगे या फिर सुनोगे, इसमें आपका इनका खेल नहीं है, डायरेक्टली आपका बात कहाँ पहुँची, आप सोच रहे हो तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, फिर वही कहानी, कॉर्टेक्स से आपका डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, फिर वहाँ से निकली है वेगस नर्व, और वेगस नर्व फिर वही काम एसिटाइलकोलिन और यहाँ पे स्टमक वॉल पे गया। एसिटाइलकोलिन क्या करेगा आपका, चीफ सेल से बोलेगा भैया चीफ सेल आप पेप्सिन सिक्रेट करो, पैराइटल सेल आप क्या करो, एचसीएल सिक्रेट करो, एंड दे और कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, है ना, ठीक है। तो देखो ये रास्ता तो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, बस स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। चलो देखो सुनो मेरी बात, तो ये मैंने बता दिया आपका, जो वेगस दो तरीके से काम कर रहा है, एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट पैराइटल एंड चीफ सेल्स, पैराइटल से एचसीएल निकलवाएगा, चीफ से पेप्सिनोजन निकलवाएगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक जीआरपी नाम आ रहा है, इसका आगे और डिस्कस करेंगे, बट अभी सुन लो, जीआरपी भी आ रहा है ना। जीआरपी क्या करेगा, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ये जाएगा आपका जीआरपी जाएगा जी सेल्स पे। अब जी सेल्स कहाँ होते हैं आपके, पाइलोरिक ग्लैंड पे, जाओ आ जाओ, जब भी तो बोलते हो लेक्चर देखा करो लाइन से, ये देखो पाइलोरिक ग्लैंड में जी सेल्स होते हैं, मतलब पाइलोरिक ग्लैंड कहाँ पर होगी, इस एरिया में यहाँ पे, ठीक है। चलो जी सेल्स में गए और उनको सिक्रेट कराया गैस्ट्रिन, और ये गैस्ट्रिन जाएगा पैराइटल सेल्स पे, गैस्ट्रिन जाएगा चीज सेल्स पे, फिर वही काम करवाएंगे इनसे, समझ में आ रहा है कि, तो इनडायरेक्ट है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू प्रूफ सिफेलिक फेज, तो यहाँ पे अनकंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपने खाने को मुंह में रखा, ठीक है। तो एक मैंने क्या करा, एक डॉग के क्या करा, यहाँ पे खाना रखा, तो एक खाना डॉग खा रहा है ना, मतलब पानी वगैरह जो भी है वो पी रहा है, तो ये आपका खाना कहाँ आ गया, इसके मुंह में आ गया है, तो खाना मुंह में आ गया तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ना छेद कर दिया मान लिया, तो जो आपके पानी वगैरह जो भी खाना वगैरह खा रहा है, दूध पी रहा है, वो अब खा तो रहा है, मुंह में तो आया लेकिन निकला यहाँ से है, मतलब स्टमक में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पे देखा कि गैस्ट्रिक जूस इकट्ठा हो रहा है, दैट मीन्स ये अनकंडीशन रिफ्लेक्स है, ठीक है जी। और जब यहाँ से अगर एक और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएं, यहाँ से मान लो जो वेगस नर्व आ रही है इसको हटा दो, तो गैस्ट्रिक जूस आना बंद हो गया। इस समझ में आता है कि वेगस नर्व प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। चलो, और एक होता है कंडीशन रिफ्लेक्स, कि जैसे सपोज करो आपने सुना होगा यार बेल डॉग एक्सपेरिमेंट, कि एक डॉग को है ना, एक डॉग को, ठीक है, आ जाओ, मैंने क्या दिया, फूड खाना दिया, कब खाना दिया, बेल बजा के, जैसी बेल बजाई खाना दे दिया, ठीक है। ऐसे करते करते मान लो बहुत दिन करा, ठीक है। अब क्या हुआ, डॉग जैसे ही बेल की आवाज़ सुन रहा है तो वो क्या ख्याल कर रहा है, वो ख्याल कर रहा है खाने का, और जैसे ही वो खाने का, तो उसके जो स्टमक में आपका क्या आ रहा है, गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, लेकिन मेरा समझ में आता है, नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक्चुअली यार देखो अभी आप पढ़ रहे हो MBBS है ना, मैं तो जब भी स्पून फीडिंग करने का ट्राई करता हूँ, बट अल्टीमेटली आगे चल के ऐसा नहीं होने वाला है, ये बात समझना ध्यान से, थोड़ा सा अगर कहीं कुछ लिखा है, अगर बाई चांस मैंने नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं है, आप खुद से रिसर्च करो, किताबें खोलो, जब तक कि मेहनत नहीं करोगे ना बहुत दिक्कत होगी आगे। चलो, गैस्ट्रिक फेज क्या होता है आपका, यहाँ पे 60%। गैस्ट्रिक फेज मतलब खाना कहाँ आ चुका है, मतलब जो खाना नहीं बोलूँगा मैं बोलस बोलूँगा, क्या बोलूँगा, बोलस, ठीक है।
तो बोलस आपका कहाँ आ चुका है, आपका पेट के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे जो स्टमक डिस्टेंस मतलब फैलेगा थोड़ा सा, आपको जो प्रोटीन डाइजेशन मतलब जो पेप्टोन्स वगैरह होंगे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स होंगे, वो भी स्टिमुलस की तरह हो सकते हैं। और जब खाना जब पेट में आएगा इतना खारा, तो मैकेनिको रिसेप्टर भी होंगे। तो मतलब कुल मिला के ये सब क्या करेंगे, एक्ट एज अ स्टिमुलस, है ना। जैसे हमने देखा था सिफेलिक फेज पे क्या क्या स्टिमुलस था, बताना जरा, देखना, सुनना, है ना, सूंघना, आपका सोचना। ऐसे यहाँ पे क्या है, स्टमक का डिस्टेंट होना, वहाँ पे जो केमिकल है मतलब जो प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए हैं वो, या फिर जो बोलस है ना, वो सब क्या है, आपका स्टिमुलस हैं, ठीक है। अब ये वाला जो मैकेनिज्म है गैस्ट्रिक वाला, ये आपका नर्वस भी है और हार्मोनल भी है, दोनों ही है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं नर्वस मैकेनिज्म, लोकल माइंट्रिक रिफ्लेक्स। लोकल माइंट्रिक रिफ्लेक्स, पहला हमें पता है कि जो वॉल ऑफ गैस्ट्रिक जो वॉल होती है, वहाँ पे खुद के लोकल प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सेस, मेजनर प्लेक्सेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइंट्रिक प्लेक्सेस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेजनर प्लेक्सेस काम नहीं कर रहा, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे मैंने बोला आपसे कि मान लो स्ट्रेच हुआ स्टमक वॉल, या फिर कोई फूड पार्टिकल आया, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड, इन सब ने क्या करा, वहाँ पे प्रेजेंट आपके रिसेप्टर्स, मान लो स्ट्रेच हुआ है तो मिकेनो रिसेप्टर और ये पेप्टाइड वगैरह कीमो रिसेप्टर, इन्होंने पकड़ लिया, मतलब स्ट्रेच हुआ, ठीक है। तो आपको जो माइंट्रिक रिफ्लेक्स है, यानी कि आपको जो मेजनर प्लेक्सिस या फिर माइंट्रिक प्लेक्सिस, दोनों प्लेक्सिस है ना एक्टिवेट हुए, दोनों ने काम कराया, ठीक है। माइंट्रिक प्लेक्सिस ने मोटिलिटी कराई, आपका जो मेजनर प्लेक्सिस है ना, वहाँ से एसिटाइलकोलिन वगैरह निकल के आपका, फिर वही बात, एसिटाइलकोलिन आ गया तो बताओ स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड को, और गैस्ट्रिक जब स्टिमुलेट होंगी तो क्या बनता है बताओ, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस समझ में हमको आता है बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गैस्ट्रिक जूस, तो वही चीज़ है। बस हमें लोकल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई ब्रेन से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, उनका अपना नर्वस सिस्टम था, लोकल है ना। चलो, अब आते हैं वेगो वेगल, यहाँ पे CNS वाली बात आएगी। ये डायग्राम देख लो पहले एक बार, बस दिख रहा होगा, आई होप, इमेज है ना। चलो, यहाँ पे क्या हुआ, खाना बोलस यहाँ पर आ गया, और जब बोलस यहाँ पे आया तो ये स्ट्रेच हुआ, मान लो यहाँ पे ये स्टमक वगैरह स्ट्रेच हुए, तो ये जो आपके जो सेंसरी वेगस नर्व है, सेंसरी फाइबर जो है वेगस नर्व के, वो इस स्ट्रेच को इसने महसूस कर लिया और लेके गए, भाग के गए किसके पास, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और फिर यहाँ से मोटर फाइबर निकले और ये वापस लेके आए। वेगस ही है, जाने वाली भी वेगस है, बस वो सेंसरी है, आने वाली भी वेगस है, बस वो मोटर फाइबर है। और जब ये निकले वेगस यहाँ से, तो निकले, बताओ क्या निकला, एसिटाइलकोलिन, है ना, वही GRP। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, बताओ बोलो। एसिटाइलकोलिन क्या निकलता है, आपका एक्ट करेगा पैराइटल सेल्स पे, आपका एक्ट करेगा चीफ सेल्स पे। पैराइटल सेल से क्या निकलता है, HCl निकालेगा, चीफ सेल से क्या निकालेगा, आपका पेप्सिनोजन निकालेगा, और काम हो गया। बट इस वाले रिफ्लेक्स को ना मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ वेगो वेगल रिफ्लेक्स, बिकॉज ले जाने वाला भी वेगस नर्व और लेके आने वाला भी वेगस नर्व, तो इसलिए बोलते हैं वेगो वेगल रिफ्लेक्स। देखो कितने आराम से लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखी है, नथिंग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बताया आपको नर्वस मैकेनिज्म, एक लोकल लेवल पे और एक आपका वेगो वेगल रिफ्लेक्स, है ना। चलो, अब आते हैं हार्मोन मैकेनिज्म। तो जैसे मैंने आपसे बोला, हर जगह GRP निकल रहा है, ये है ना, GRP निकल रहा है, ये इसे क्या बोलते हैं, GRP को गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ठीक है, इसको याद रखना। तो होता क्या है, आपके पास G सेल्स होते हैं, अभी देखा था हमने कुछ टाइम पहले, पाइलोरिक ग्लैंड पे, इन स्टमक में, जो सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन, है ना, जो कि हार्मोन है आपका GIT का। आज बहुत से नाम आएंगे हार्मोन्स के, बट हमें इसका अलग से लेक्चर लूँगा सारे, है ना, ढंग से एक साथ। तो यहाँ पे जो लोकल नर्वस प्लेक्सिस नर्व रिफ्लेक्स हुआ, या फिर वेगो वेगल रिफ्लेक्स हुआ, यानी कि ये वाला या फिर ये वाला, दोनों जगह आपने देखा GRP निकलता है आखिरी में, हार्मोन, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड, ठीक है, ये क्या करता है, GRP क्या करता है, स्टिमुलेट करता है G सेल्स को। G सेल स्टिमुलेट में क्या निकलेगा बताओ, गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन जाके क्या काम करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका HCl और पेप्सिनोजन निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से हार्मोन मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, इतना ही है, बहुत आसान सा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही पाथवे इंपॉर्टेंट हैं, है ना, फले वाले फेज में आपका मेनली वेगस ही रहता है, हार्मोन्स नहीं, ठीक है। चलो, अब आते हैं इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज मतलब, अब मैं बोलस नहीं बोलूँगा, अब मैं काइम बोलूँगा। काइम मतलब ऐसा खाना डाइजेस्ट हो चुका है स्टमक में, अब वो इंटेस्टाइन में आ गया है, तो उसमें काइम बोलूँगा, ठीक है जी। चलो, अब ठीक है, चलो,
सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस व्हेन काइम एंटर द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में वो आना शुरू हो गया है ना। स्टार्टिंग में जब आएगा तो अब थोड़ा अलग कहानी है, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ और होगा, वो हम देखेंगे आराम से। सुनो मेरी बात। तो आपका खाना कहाँ आ रहा है? इंटेस्टाइन में आ रहा है, ठीक है। अब पहले क्या होगा, 2 स्टेज में बनना। इनिशियल स्टेज, एज द काइम एंटर्स, तो जो आपके ड्यूडेनल म्यूकोजा, देखो पहला पार्ट क्या होता है इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, है ना। तो ड्यूडेनल म्यूकोजा रिलीज करेगा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन जाएगा आपका ब्लड में, और गैस्ट्रिन क्या काम करता है? वही काम, गैस्ट्रिन ग्रेस्ट्रिन है, चाहे वो कहीं का भी हो, इंटेस्टाइन का हो चाहे कहीं का भी हो, है ना। क्या करेगा बताओ? इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो 10% है ना आपका बढ़ा देगा। अच्छा 16 मिनट में पहले 4 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मेरा कॉल आ गया था, वही सोचूं बहुत कम टाइम हुआ अभी, ठीक है। चलो ठीक है, तो 10% आपका पहले ये हुआ। फिर जो मेन काम है आपका, जब खाना इंटेस्टाइन में आ गया है तो अब मेरे को क्या जरूरत गैस्ट्रिक, अब इसे रोक दूँ तो गैस्ट्रिक ना स्टॉपेज हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म है यहाँ पे एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, जस्ट समझना है हमको कि यहाँ पे कुछ लोकल लेवल पे कुछ रिफ्लेक्स हैं, है ना, जो एसिडिक पीएच, फैटी एसिड या फिर डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टाइन को देख के माइंट्रिक नर्व प्लेक्सिस या वेगस नर्व की मदद से आपका कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को दोनों को रोक देते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा मैकेनिज्म इस लेवल पे है ही नहीं। हमें देखना है यहाँ पे निकलेंगे हार्मोन्स, तो इंटेस्टाइनल इज मेनली हार्मोनल, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इतने सारे हार्मोन निकल रहे हैं, इतने सारे हार्मोन निकल रहे हैं। कुछ आपके क्या नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आए, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से निकल रहे हैं, कुछ आपके पैंक्रियाज से भी आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर इनका एक कॉमन फंक्शन मुझे बताओ तो आप क्या बोलोगे? ये डिक्रीज़ करेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, डिक्रीज़ करेंगे गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, है ना। ये कॉमन फंक्शन है। अब आप बोलोगे थोड़ा और अच्छे से बताओ इसके बारे में, इसका कौन सा सेल निकाल रहा है, कहाँ से ये आ रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं, इसके लिए पूरा लेक्चर आएगा आपका क्या, हार्मोन्स वाला, जीआईटी के हार्मोन्स, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, पूरा एक लेक्चर आएगा उसके ऊपर। तो वहाँ पे हमारे किसी की बात करेंगे, बट हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हार्मोन्स से होने वाला है। चलो समराइज़ कर दें जल्दी से। सिफेलिक फेज नर्वस था, वहाँ पे क्या हुआ, वेगस नर्व, है ना, आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे बोलस आ गया था स्टमक में, तो वेगस भी है और गैस्ट्रिन वाला रोल भी है, मतलब हार्मोन्स है और ये भी है, ठीक है। और यहाँ पे काइम में क्या था, स्टार्टिंग में 10% निकलता है गैस्ट्रिन की वजह से, स्टिमुलेट होता है। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं ये, है ना, जितने आपको हार्मोन्स दिख रहे हैं सारे के सारे, ये आपको इनिबिट करेंगे, ठीक है, इनिबिट करेंगे। ओके, दैट्स इट। इतना ही पढ़ाना था मुझे, आई होप समझ में आया होगा। देखो आराम से पढ़ा करो यार, ठीक है। जितना आराम से आप पहली बार पढ़ोगे उतना ही आपको आगे चल के रिविज़न करने में हेल्पफुल होगी, ठीक है। भागा मत करो। चलो ओके, थैंक यू, बाय।